हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। अब देखिए, उससे आगे हम चलते हैं तो अब हम आज देखेंगे थार मरुस्थल के जो दो प्रमुख भाग करते हैं हम, जैसे थार मरुस्थल। अब इसमें दो प्रकार के मरुस्थल हैं, एक तो है शुष्क मरुस्थल, एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जो है उसके दो भाग हैं। पहला है इसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसको इर्ग भी कहते हैं। और दूसरा है इसमें बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसे हम हमादा भी कह सकते हैं। तो देखिए, बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं इसमें आज बाल का स्तूप युक्त प्रदेश। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे तो इसमें एक पॉइंट चलता है बालू का स्तूप। अब बालू का स्तूप कहते कैसे हैं? तो देखिए, बालू का स्तूप जो रेत के टीले होते हैं उनको हम बालू का स्तूप कहते हैं। स्थानीय जो भाषा है उसमें इनको धोरे भी कहा जाता है। तो इसका हम लिखते हैं, राजस्थान में पवन निर्मित बालू के अस्थायी टीलों को बाल का स्तूप कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इनको धोरे बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इनको धोरे कहा जाता है। तो देखिए, ये धोरे जो हैं, जो बाल का स्तूप होते हैं, ये बाल का स्तूपों के क्या कई प्रकार होते हैं। कई तरह के बाल का स्तूप पाए जाते हैं रेगिस्तान में। तो अब हम देखेंगे उनके प्रकार, कौन कौन से प्रकार के बाल का स्तूप रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें एक चीज़ और है। तो ये जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसका बाह्य कारक अगर हम देखें तो इसका बाह्य प्रमुख कारक है पवन। तो देखिए, इसमें लिखिए, प्रमुख बाह्य कारक पवन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए, पवन करती क्या है। पवन एक तो कार्य करती है अपक्षय का, अपक्षय पवन करती है। और क्या करती है? इसके अलावा करती है पवन अपर्दन और निक्षेप। तो देखिए, अपर्दन क्या है? अपर्दन है मिट्टी को उड़ा के ले जाना।
मिट्टी को उड़ा कर ले जाना। और निक्षेप क्या है? निक्षेप तो देखिए, निक्षेप हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे जो पवन मिट्टी को उड़ा के ले गई है वो तो हो गया अपर्दन। अब जो उड़ा के ले गई है तो मिट्टी को जहाँ जाके इकट्ठा करेगी वो होता है निक्षेप, जहाँ जाके छोड़ेगी। जैसे आंधी आई, आंधी में मिट्टी उड़ गई, तो जहाँ जाके आंधी बंद हुई तो वहाँ जाके मिट्टी जो है वो उड़ना बंद कर देगी, वहीं गिर जाएगी और इकट्ठी हो जाएगी, तो उसे कहते हैं निक्षेप। तो इसको लिख सकते हैं, उड़ा कर ले जाई गई मिट्टी का जमाव होना। तो ये तीनों जो कार्य हैं ये पवन के द्वारा किए जाते हैं। रेगिस्तान में जो हवाएं चलती हैं, पवन चलती हैं, आंधी चलती हैं, उनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं बालुका स्तूपों के प्रकार। तो इसमें देखिए, हम पहला देखेंगे बरखान। तो देखिए, बरखान बालुका स्तूप कौन से होते हैं? तो देखिए, अगर इनका थोड़ा सा आकार का डायग्राम बनाया जाए, इस प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। तो देखिए, ये अर्धचंद्राकार के बालुका स्तूप होते हैं। ठीक है, ये क्या है, पवन जो चलती हैं तो पवनों के समकोण पर बनते हैं ये। जैसे हवा यहाँ चल रही है तो ये समकोण पर बनते हैं। ऐसे पवन चल रही है और इनका आकार ऐसे, ये पवन जा रही है साइड में और ये बनते हैं इस साइड में, तो ये समकोण हो गया ना, ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया, तो इस समकोण पर बनते हैं ये बालुका स्तूप पवन के समकोण पर बनते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें इनकी और विशेषता हम देखें तो ये जो बालुका स्तूप होते हैं, बरखान बालुका स्तूप, ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। ये बालुका स्तूप सबसे बड़े होते हैं और सबसे ऊंचे होते हैं। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा ऐसे ही। अब इसमें क्षेत्र अगर इनका देखा जाए तो ये सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी में जैसे इसमें स्थान देखे जाएं, अगर हम स्थान देखें तो भालेरी चूरू में है, इसके अलावा ओसियां, ये कहाँ है? जोधपुर में। इसके अलावा हम देखें तो देशनोक बीकानेर में, लूणकरणसर, इसके अलावा रावतसर, और इसके अलावा ये मिलेंगे बालोतरा बाड़मेर में। इन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका एक बिंदु और है कि ये सर्वाधिक गतिशील या अस्थिर बालुका स्तूप होते हैं।
ठीक है। इसमें एक चीज़ देखिए कि जैसे ये जो बालू का स्तूप बनते हैं तो इसमें जो ये जो निचला क्षेत्र रह जाता है, इन निचले क्षेत्रों में क्या है कि हवा के दबाव से यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं और गड्ढे बनने के बाद जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो इनको बोलते हैं प्लाया झीलें या फिर टाट या रन, इन्हीं को बोला जाता है। इनमें लवणीय पानी होता है क्योंकि मरुस्थल में लवण की मात्रा रहती है मरुस्थल की मिट्टी में, तो मिट्टी के संपर्क में आने पर पानी लवणीय हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम और दूसरे बालू का स्तूप देखते हैं। अब देखिए दूसरा बालू का स्तूप देखते हैं हम, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो देखिए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होते हैं। तो देखिए ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। जैसे हवा चल रही है इस दिशा में, तो ये क्या है, इसी दिशा में ऐसे बनते हैं। ये हवा के समानांतर चलते हैं और हवा के समानांतर ये बनते हैं। तो देखिए ये बाल का स्तूप हवा के समानांतर बनते हैं। दूसरे अब इनका क्षेत्र अगर देखें तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इनका विस्तार सर्वाधिक मिलता है जैसलमेर में। जैसलमेर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहाँ पर इनका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा स्थान अगर देखें इसके तो फलौदी, इसके अलावा मिलता है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर है ना। और इसमें अगर देखें तो चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनमें पॉइंट देखिए, तो इनमें जो ये पवन के समानांतर ये दोहरे बनते हैं और इन पवनों के समानांतर बनते हैं तो जैसे ये दो जो दोहरे हैं, इन दोहरों के बीच में ये जो है ये निचला क्षेत्र रह जाता है। तो ये जो निचला क्षेत्र रह जाता है इस क्षेत्र को वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो लोग हैं, वो इनको इस क्षेत्र को एक तरह से रास्ते के रूप में यूज लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो दोहरों के बीच की निम्न भूमि जो होती है उस निम्न भूमि को पगडंडी या रास्ते के रूप में उपयोग लेते हैं। तो ये जो पगडंडी या ये जो रास्ते होते हैं, ये परिवहन के रास्ते जो होते हैं, इनको वहाँ पर स्थानीय भाषा में घासी या कारवा कहा जाता है। तो लिखिए इसमें निम्न भूमि, परिवहन के उपयोग में लिया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में घासी या कारवां कहा जाता है। ठीक है। ये होते हैं हमारे दूसरे प्रकार के बाल का स्तूप। अब इससे आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं
तीसरे प्रकार के बाल का स्तूप, जिनको हम अनुप्रस्थ बाल का स्तूप कहते हैं। और देखिए अनुप्रस्थ बाल का स्तूप कौन से होते हैं, तो देखिए ये पवनों के समानांतर समकोण पर बनते हैं। तो जैसे ये पवन चल रही हैं तो ये लहरदार ऐसे बनते हैं। तो देखिए इसमें लिखिए पवन के समकोण पर बनते हैं। क्षेत्र इसमें देखा जाए तो ये पाए जाते हैं बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर वाले इलाके में। बाड़मेर, जोधपुर व जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें एक विशेषता ये है, अन्य किसी भी जो पहले हमने बाल का स्तूप पढ़े हैं, बरखान और अनुदैर्ध्य जो बाल का स्तूप पढ़े हैं, उनमें वनस्पति नहीं पाई जाती है या फिर ना के बराबर पाई जाती है। लेकिन अनुप्रस्थ बाल का स्तूप जो हैं इनमें वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए इसमें एक चीज बताऊं, सबसे ऊंचे बाल का स्तूप कौन से हो गए, बरखान। जैसे डायग्राम बनाए हम, तो ये तो हो गए बरखान, ये हो गए अनुप्रस्थ और ये हो गए अनुदैर्ध्य। तो अगर सबसे ऊंचे बाल का स्तूप पूछे जाए तो बरखान, दूसरे नंबर पर होते हैं, इससे कम ऊंचे होते हैं अनुप्रस्थ, और अनुदैर्ध्य होते हैं बरखान व अनुप्रस्थ से छोटे। इनसे छोटे और भी होते हैं, लेकिन ये जो तीन मुख्य हैं ये मुख्य आकार के हिसाब से सबसे बड़े बरखान, फिर अनुप्रस्थ और फिर अनुदैर्ध्य। तो ये दो प्रकार, तीन जो हैं बाल का स्तूप, ये ऊंचाई के हिसाब से इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं और जो और बाल का स्तूप पाए जाते हैं उनको देखते हैं। एक बाल का स्तूप होते हैं धरियन। तो देखिए यही बता देता हूँ, धरियन बाल का स्तूप ये कौन से होते हैं, ये लहरदार गतिशील बाल का स्तूप होते हैं। लहरदार गतिशील बाल का स्तूप ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके बाद होते हैं पैराबोलिक बाल का स्तूप। तो पैराबोलिक बाल का स्तूप जो होते हैं इनका आकार अंग्रेजी के यू आकार के समान होता है। होता है या फिर महिला जो अपने बालों में क्लिप लगाती हैं, हेयर पिन जिसको कहते हैं, तो उसके आकार के होते हैं। महिला हेयर पिन लगाती है ना, तो ऐसे करके लंबी होती है, तो यू आकार के, तो इस प्रकार के आकार के होते हैं। एक इसके बाद आते हैं तारानुमा बाल का स्तूप। ये जो होते हैं ये क्या है, हवा की जो
अनियमित प्रवाह होता है, जैसे कभी इधर से चली हवा, कभी इधर से चली। तो विभिन्न दिशाओं से जब हवा चलती है, तो विभिन्न दिशाओं से हवा चलती है तो चारों तरफ से मिट्टी इकट्ठी होती है, कभी किसी साइड से होती है, कभी किसी साइड से होती है। तो उस प्रकार से फिर ये जो तारानुमा बाल का स्तूप है, ये हवा की अनियमित प्रवाह के कारण बनते हैं। हवा के अनियमित प्रवाह के कारण इन बालका स्तूपों का निर्माण होता है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखिए मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ सूरतगढ़ में ये पाए जाते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं बाल का स्तूप इसके अलावा कौन से हैं। तो देखिए एक बाल का स्तूप होता है सब्र काफिज। तो सब्र काफिज बाल का स्तूप कैसे होते हैं, तो देखिए मरुस्थल में जैसे जिन जगह पर जैसे कोई झाड़ी है, कोई घास का मैदान टाइप है, कुछ घास उगी हुई है वहाँ पे, तो जैसे हवा चलती है, हवा अपने साथ में धूल लाती है, तो ये क्या है, इसमें झाड़ियों में उलझ के धूल धीरे धीरे पीछे की साइड में इनके आसपास इकट्ठी होती जाती है। तो जब ये ऐसे इकट्ठी हो जाती है तो ये जो बाल का स्तूप बनते हैं, ये बाल का स्तूप कहलाते हैं सब्र काफिज बाल का स्तूप। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे यह है बाल का स्तूप मरुस्थल में पाई जाने वाली झाड़ियों या वनस्पति के आसपास मिट्टी इकट्ठा होने पर बनते हैं। ठीक है, ये जो सब्र काफिज बाल का स्तूप है, ये लगभग पूरे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में ही पाए जाते हों। ये लगभग पूरे रेगिस्तान में पाए जाते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब हम देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु हैं जिनको हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या आते हैं। तो देखिए एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक बाल का स्तूप जो हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। और सभी प्रकार के, जैसे ये जो हमने जितने भी प्रकार पढ़े हैं, तारानुमा, पैराबोलिक, बरखाना और दैर्ध्य, ये सभी प्रकार के बालों का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। जोधपुर व फलोदी जिला जो है उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए सर्वाधिक बाल का स्तूप तो पाए जाते हैं जैसलमेर में, तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर व फलोदी जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इनमें जैसे पवन की दिशा के अनुसार बनने वाले जो बाल का स्तूप हैं, पवन की गति के अनुसार जो बनते हैं, वो 3 प्रकार के हैं। तो देखिए जो अनुदैर्ध्य या फिर इनको हम बोलते हैं पवनानुवर्ती,
पवनानुवर्ती, या फिर इनको बोलते हैं हम रेखीय। बाल का स्तूप। इसके अलावा हो गया बरखान या अर्धचंद्राकार। बरखान या बाल का स्तूप। और तीसरा हो गया अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। तो ये जो तीनों बाल का स्तूप हैं, ये तीनों बाल का स्तूप हैं, ये पवन की गति के अनुसार बनते हैं। ठीक है, ये स्तूप जो हैं ये पवन की गति के अनुसार बनते हैं। अब देखिए एक शब्द चलता है मरहो। मरहो क्या है? मरहो है बाल का स्तूपों के मध्य में जो निचली जमीन रह जाती है, उसमें वर्षा का जल भर जाता है, तो उस स्थान को मरहो कहा जाता है। बाल का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि में जल भर जाने पर उसे मरहो कहा जाता है। एक होता है पिडमेंट, पिडीमेंट बोलते हैं उसको। अगले पेपर पे देखते हैं पिडमेंट क्या होता है। पेडिमेंट या पिडीमेंट, ठीक है। अब पेडिमेंट या पिडीमेंट क्या होता है? जो पर्वत का जो पदीय क्षेत्र होता है, जैसे कोई जो बाड़मेर में जो पहाड़ पाए जाते हैं, तो पहाड़ की साइड में जो निचला जो हिस्सा होता है, इस निचले हिस्से को पिडमेंट कहा जाता है। पर्वत का पदीय भाग पेडिमेंट कहलाता है। ठीक है, एक आता है बालसन। बालसन क्या होता है कि रेगिस्तान की साइड में जो पहाड़ी से घिरी हुई जो झील होती है, पहाड़ी से घिरी हुई झील को बालसन कहा जाता है। इसके अलावा रन या टाट। रन या टाट क्या होता है? तो दोरों के बीच में पाई जाने वाली निम्न भूमि को, पाई जाने वाली निम्न या नीची भूमि में जब वर्षा का जल भर जाता है, तो वहाँ पर लवणीय अस्थायी झील का निर्माण होता है। तो इसे ही टाट या रन कहा जाता है। जैसे दो दोहरे हैं, जैसे ये एक दोहरा, ये दूसरा दोहरा, तो ये जो ये जो बीच की निम्न भूमि जो है, यहाँ पे जैसे पानी का निकास नहीं हो पाया, तो इन जगह पर ही पानी भर जाता है। तो ये जो पानी भर जाता है, इसको हम कहते हैं
टाट या रन या फिर इसी को हम बोलते हैं प्लाया झीलें। तो ये जो मध्य के जो स्थान ये हुआ इसको बोलते हैं हम प्लाया झीलें या फिर टाट या फिर रन। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं टाट या रन के। तो देखिए एक तो सबसे प्रचलित है, आपने सुना होगा नाम, पोखरण। पोखरण है जैसलमेर हो गया। दूसरा आता है कवनौद, ये कहाँ है, ये भी जैसलमेर में है। तीसरा है भरमसर, ये कहाँ है, जैसलमेर में ही है। एक आता है बापरन जोधपुर का, ये कहाँ है, जोधपुर में। इसके अलावा एक है थोबरन, ये कहाँ है, बाड़मेर में। इसके आगे ये भी लिख लो सबसे बड़ा, और एक लिख लीजिए ताल छापर, ये कहाँ है, चूरू में। तो ये होते हैं हमारे टाट या रन। ये जो टाट और रन वाला है ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है इस टाट या रन या प्लाया झीलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।